मैंने आपसे कहा था कि सूत्री का मतलब क्या होता है। सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। जब मैंने आपको सेल डिवीजन के बारे में शुरुआत में समझाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था सम का मतलब होता है समान। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? तो भैया माइटोसिस में। इतनी बात क्लियर है। यहां पर देखिए, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? मियोसिस। नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं कोशिका विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। टोटल इस क्लास में हम 15 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थ्योरी की सहायता से समझाने वाला हूं कि एक्चुअली में कोशिका विभाजन क्या होता है। रेलवे और एसएससी में पिछले कई वर्षों से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी की बात कर लीजिए, एलपी टेक्नीशियन की बात कर लीजिए, आरआरबी जेईई की बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, या फिर आरपीएफ की बात कर लीजिए, या फिर अलग अलग एसएससी की एग्जाम की बात कर लीजिए, या फिर साथ ही में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने पेश करने वाला हूं। मैंने पूरा सेल डिवीजन वाला चैप्टर कवर किया है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, मजा आ जाएगा। एक बार अगर आपने क्लास देख ली तो आज के बाद में सेल डिवीजन चाहे आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये क्लास देख लेते हो तो आज के बाद में सेल डिवीजन से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी देते हैं। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सेल डिवीजन, हेडिंग क्या लगाओगे? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हिंदी में कहा जाता है कोशिका विभाजन। एक एक चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि यहां से आपकी एक एक लाइन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई ये सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन है क्या? देखिए भैया, ये कोई कोशिका है। अब ये अपने आप को क्या करती है? डिवाइड करती है, अपने आप को ये विभाजित करती है, और विभाजित करने के पश्चात इस एक सेल से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर दो कोशिका बना लेता हूं। मान लीजिए इसने ये दो कोशिका बनाए, तो इस एक कोशिका से ये जो दो कोशिका बनी है, मैंने क्या कहा कि कोई कोशिका है, ये अपने आप को विभाजित करती है और एक से अनेक कोशिकाएं बनाती है। जैसे कि आपके सामने देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है दो कोशिकाओं का। तो जिस प्रोसेस के तहत, जिस प्रक्रिया के तहत इस एक कोशिका से ये जो दो कोशिका बनी है, उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन अर्थात कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। और यहां से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोबारा से समझिए, कोई कोशिका है, ये अपने आप को विभाजित करती है, ये अपने आप को डिवाइड करती है, और भैया अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, दो कोशिकाओं का निर्माण किया। ये कोई कोशिका डिवाइड हुई है और भैया दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, यानी कि दो कोशिकाओं का इसने निर्माण किया है। तो इस एक कोशिका से ये जो दो कोशिका बनी है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन कहा जाता है, कोशिका विभाजन कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो कोशिका डिवाइड हुई है, अब इनमें से डिवाइड कौन सी कोशिका हुई है? ऊपर वाली। तो इसे कहा जाता है भैया ओल्ड सेल, या फिर इसे कहा जाता है पेरेंट सेल। और जिस कोशिका का निर्माण हुआ है उस कोशिका को क्या कहा जाता है? उस कोशिका को कहा जाता है भैया न्यू सेल, यानी कि नई कोशिका। या फिर इसे हम डॉटर सेल भी कहते हैं। इसे हम डॉटर सेल भी कहते हैं।
पुत्री कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्री कोशिका। अब इन कोशिकाओं, इस कोशिका को मैंने पेरेंट सेल कहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मातृ या पितृ कोशिका। मातृ या फिर पितृ कोशिका कहते हैं इसको। आई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं आपको फिर रिवीजन करवाता हूँ। कोई कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है और एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं कि इसने 2 कोशिकाओं का निर्माण किया है। इस एक कोशिका से ये जो 2 कोशिका बनी है, जिस प्रोसेस के तहत बनती है, जिस प्रक्रिया के तहत बनती है, उस प्रक्रिया को सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहा जाता है। जो कोशिका डिवाइड हुई है, जो कोशिका विभाजित हुई है, उसे ओल्ड सेल यानी कि पुरानी कोशिका या फिर पेरेंट सेल्स यानी कि मातृ व पितृ कोशिका कहा जाता है। जो कोशिकाओं का निर्माण हुआ है इस सेल डिवीजन के तहत, इस प्रक्रिया के तहत, तो उन कोशिकाओं को कहा जाता है न्यू सेल यानी कि नई कोशिका, और भैया डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भैया, आपने सुना होगा आधुनिक कोशिका सिद्धांत के बारे में। किस किसने पढ़ा है? अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के पढ़ लेना। उसमें भैया आधुनिक कोशिका सिद्धांत आता है। इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत का संबंध किससे है भैया? इस सेल डिवीजन से ही है भैया। किससे है भैया? इस सेल डिवीजन से है। एक वैज्ञानिक था रुडोल्फ विर्चो, जिसने 1855 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। तो मैं लिख देता हूं कि इन्होंने 1855 में, किसने? रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया भैया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। इसने अपनी ही मातृभाषा में एक कथन दिया था। वो कथन क्या है? तो आपने सुन रखा होगा, ओमनीज सेलुला ई सेलुला। ओमनीज का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग यानी कि जो पुराना है, जो प्राचीन है, उसके बारे में बात कर रहा है। सेलुला का मतलब होता है सेल अर्थात कोशिका। यहाँ पर शब्द लिया गया है वो टू के लिए लिया गया है, से के लिए लिया गया है। सेलुला का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। तो इस कथन का मतलब क्या हुआ? ये लैटिन भाषा का कथन है भैया, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस कथन का हिंदी मतलब क्या हुआ? आपने देखा कि ओमनीज को प्री एग्जिस्टिंग यानी कि प्राचीन या पुराना कहा है। इसका मतलब है जो प्राचीन है, जो पुराना है, जो पहले से है, वो होता है प्री एग्जिस्टिंग का मतलब। सेलुला का मतलब सेल होता है यानी कि कोशिका, ई का मतलब होता है टू यानी कि से, और सेलुला का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिकाओं से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है जो पहले से है। इसका मतलब यह है कि भैया पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस कथन का मतलब क्या है कि पुरानी कोशिकाओं से ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये कोई कोशिका है, इसने अपने आप को डिवाइड किया, इसने अपने आप को विभाजित किया, और विभाजित करके भैया इसने एक से अनेक कोशिका बनाई। तो आप देख सकते हो कि इस कोशिका को हमने क्या कहा था? जो विभाजित हो रही है उसे हमने ओल्ड सेल कहा यानी कि पुरानी कोशिका कहा, और जिन कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है उसे हमने न्यू सेल कहा। तो पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। यही तो समझाया था भैया 1855 में, किसने? इस रुडोल्फ विर्चो ने, इस आधुनिक कोशिका सिद्धांत ने। तो इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो कोशिका विभाजन होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है माइटोसिस, और इस माइटोसिस को कहा जाता है समसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। दूसरा होता है मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। इसे क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। और तीसरा होता है एमाइटोसिस। एमाइटोसिस यानी कि असूत्री विभाजन। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने आपसे क्या कहा कि जो कोशिका विभाजन है वो
तीन प्रकार का होता है। पहला होता है माइटोसिस यानी कि समसूत्री, दूसरा होता है म्योसिस यानी कि अर्धसूत्री, तीसरा होता है एमाइटोसिस यानी कि अर्धसूत्री। जो सूत्री शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इस सूत्री का मतलब क्या होता है? इस सूत्री का मतलब होता है भैया गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। पहला है हिंदी में समझिए समसूत्री, सम का मतलब हो गया समान और सूत्री का मतलब हो गया गुणसूत्र। यानी कि इस समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो बिल्कुल समान होती है। यानी कि मान लीजिए ये कोशिका है, ओल्ड सेल, अब इसमें समसूत्री विभाजन हुआ जिसके तहत दो कोशिका बनी, तो ये जो जिसका विभाजन हुआ है इसमें जितने गुणसूत्र होंगे उतने ही गुणसूत्र इस नई कोशिका में होंगे। यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें पुरानी सेल में और नई सेल में गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल बराबर होती है। इतनी बात क्लियर? एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप म्योसिस के बारे में देखोगे, इसे हिंदी में देखोगे तो अर्धसूत्री विभाजन लिखा हुआ है। सूत्री का मतलब गुणसूत्र, अर्ध का मतलब आधा। यानी कि इस अर्धसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। ओल्ड सेल में जितने गुणसूत्र होते हैं और न्यू सेल जो बनती है, इस न्यू सेल में ओल्ड सेल के गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए ओल्ड सेल में दो गुणसूत्र है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, यहां पर सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पर, तो भैया अगर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें एक एक गुणसूत्र आ जाएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है कि नहीं है? और भैया समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है? और असूत्री के बारे में बात करें तो यह ऐसा विभाजन है जिसमें कोशिका का विभाजन तो होता है लेकिन गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता और कोशिका का विभाजन हो जाता है, तो वो होता है असूत्री विभाजन। तो किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब दो चीज और इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है वो समझिए, नहीं वो दो चीजें क्या है वो समझिए। ये जो कोशिका विभाजन जो है वो भैया दो चरणों में पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूर्ण होता है? दो चरणों में पूर्ण होता है। पहला चरण कौन सा है? तो पहला चरण है भैया कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? इस कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, तो इसमें केंद्रक का विभाजन होता है। इसमें किसका विभाजन होता है? इसमें भैया केंद्रक का विभाजन होता है इस कैरियोकाइनेसिस में। और इसके भी चार अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। जो कोशिका द्रव्य है उसका विभाजन होता है। अब भैया देखो, वैसे अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं ना तो सेल साइकिल में सेल डिवीजन के बारे में लगभग आपको 4 से 5 घंटा देना होता है, तब जाकर के आपको ये चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आता है। लेकिन अगर मैं रेलवे की बात करूं, एसएससी की बात करूं या पुलिस, पटवार, नॉर्मल लेवल स्टैंड, इन एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया वो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपसे सेल डिवीजन वाला चैप्टर आता हो या नहीं आता हो, अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते हो और यहाँ पर बताई हुई सभी बातें एक एक करके, यहाँ पर बताई हुई सभी बातें एक एक करके अगर आप नोट कर लेते हो और उन्हें पढ़ लेते हो ध्यान से, तो मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि आपसे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। पर शर्त यह है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो चीजें आपको क्लियर होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? अब ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, देखो भैया एक बार अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो सेल डिवीजन के बारे में तो हो सकता है कि आपको 100 में से सिर्फ 50 से 60% ही समझ में आए। वैसे मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूं और यह भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाए। अब हम एक एक करके क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे, है कि नहीं है? और ये क्वेश्चन मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चन करवाऊंगा। इन 15 क्वेश्चनों में ये मान लीजिए कि इस सेल डिवीजन वाले चैप्टर की जान है।
यहां से जो जो क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूं, रेलवे में ना जाने कितनी बार पूछे गए हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए। अगर आप ये जानकारी ले लेते हो तो भैया सफिशिएंट आपके लिए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं तो ये कहता हूं पढ़ो भाई, जितना हो सके उतना पढ़ो। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको सेल डिवीजन पढ़ने में बहुत परेशानी आती है, यानी कि उसको चैप्टर कठिन लगता है, तो भैया वो ये वीडियो देखकर और चीजों को स्किप कर सकता है। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि मैंने आपके रेलवे के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाले हैं, एसएससी के निकाले और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के निकाले हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 100 में से 70% जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो मैं आज आपको जानकारी उपलब्ध कराने वाला हूं, इसी जानकारी में से आ रहे हैं। इन चीजों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी। ऐसा नहीं है यहां से नीट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो मैं जानकारी दे रहा हूं यहां से नीट तक टच होता है भैया, नीट तक टच होता है। तो इस चीज के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो इन सबको मैं मिटा देता हूं, एक एक क्वेश्चन करते हैं और उस एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया आपने? ओके, मैं मिटा देता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा भैया, है कि नहीं है, और उन एक एक क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं। तो पहले मैं एक साथ क्वेश्चन लिख लेता हूं, क्योंकि अगर मैं एक एक क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपका भी टाइम, आपका भी समय कीमती है और मेरा भी समय कीमती है। तो क्यों ना, अब देखो मेरा तो काम ही है कि नहीं है, आपको समझाना। मैं तो वैसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन भैया आपका समय कीमती है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है आपके एग्जाम के लिए। तो भैया मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ और फिर भैया उन क्वेश्चनों का एक एक आंसर हम देते हैं। इतनी बात क्लियर है? मैं मेरे बारे में बता देता हूँ गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चेकआउट करिए। इसके अलावा सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे मैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी के क्वेश्चन, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन में एक एक करके भैया कम्युनिटी पोस्ट में डालता हूँ, जिसका आंसर हर रोज 4-5 हज़ार स्टूडेंट देते हैं। अगर मैं दोनों क्वेश्चनों की बात करूं तो लगभग 10,000 स्टूडेंट हर रोज उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी, जिससे क्या होगा, आपको आपके एग्जाम हॉल में जरूर फायदा मिलने वाला है। अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है तो रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जो मैंने स्टार्ट किया था 1 फरवरी से, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया रेलवे वाले बच्चों के लिए। और बैच आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जी, आरपीएफ, इन सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। इन सभी एग्जामों में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है और उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है। तो एक बार जाकर देखिए भैया, हो सकता है कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका नया लगा हो, लेकिन जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराया है, यकीन मानिए 100 में से 100% आपको फायदा मिलने वाला है। इसलिए जाकर जरूर चेकआउट करें भैया एक बार। चलिए फिर अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, ठीक है? ओके, तो ये रहा है भैया आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन। देखिए भैया, शुरुआत के ये 3 क्वेश्चन है। पहले हम इन 3 क्वेश्चनों को समझेंगे, क्योंकि इन 3 क्वेश्चनों का संबंध भैया एक साथ है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो सेल डिवीजन है भाई, जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला कौन सा है? तो पहला मैंने आपको बताया था माइटोसिस, यानी कि समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। दूसरा मैंने आपको बताया था मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। मुख्य रूप से तो ये 2 ही होते हैं, तीसरा तो ऐसे ही लिखा जाता है भैया, एमाइटोसिस सेल डिवीजन, यानी कि असूत्री विभाजन। अब ये जो असूत्री विभाजन है, ये बैक्टीरिया वगैरह में होता है भैया,
इस बात का आपको ध्यान रखना है। किस में होता है ये? बैक्टीरिया वगैरह में होता है, यानी कि जीवाणुओं में होता है। मुख्य रूप से आपको इन दोनों के बारे में पता होना जरूरी है कि जो माइटोसिस समसूत्री विभाजन है और जो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन है वो किस में होता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोमेटिक सेल यानी कि जो कायिक कोशिकाएं हैं, इन कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन देखा जाता है। इन्हें कायिक कोशिका, सोमेटिक जो सेल होती है उन्हें कायिक कोशिकाएं या फिर दैहिक कोशिकाएं कहा जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो उन कोशिकाओं में भैया माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। मैंने आपको बताया था समसूत्री में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है कि नहीं है। तो सोमेटिक सेल के बारे में पूछा जाए, अगर कायिक कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए, हमारी काया की कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए, यानी कि हमारे शरीर की कोशिकाओं के बारे में पूछा जाए, तो बता देना उसमें समसूत्री विभाजन होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया? माइटोसिस है। ओके, दूसरे क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। शरीर पर लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया गया है? ये आपसे रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे देखना पड़ेगा कि कौन से एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ये फिक्स है कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारे शरीर पर, मान ली शरीर के इस हिस्से पर आपको चोट लगे, घाव हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? घाव हो जाता है। तो आप देखते हो कि उस घाव की मरम्मत के लिए, यहाँ पर जब चोट लगी है तो आपको बहुत सारी कोशिका डैमेज हुई है, बहुत सारी कोशिकाओं की मृत्यु हुई है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है कि भैया शरीर पर चोट लगे वाले स्थान की मरम्मत होती है, यानी कि जब शरीर पर आपको चोट लगती है तो उसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार के विभाजन की आवश्यकता होती है। तो याद रखना उसमें भी भैया ये माइटोसिस जो होता है, यानी कि जो समसूत्री विभाजन होता है, इसी विभाजन की आवश्यकता होती है। तो दूसरा का आंसर भी क्या हो जाएगा भैया? माइटोसिस। लेकिन तीसरी चीज आपसे कह रहा है कि जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन देखा जाता है। जनन कोशिकाएं कौन सी होती है? वह कोशिकाएं जो जनन में सहायक होती है, जैसे कि शुक्राणु ये मेल में होते हैं भैया, और अंडाणु ये फीमेल में होते हैं भैया। तो इन शुक्राणुओं का निर्माण करना है आपको, और अगर अंडाणुओं का निर्माण करना है तो इनके निर्माण में किस प्रकार का विभाजन देखा जाता है। किस प्रकार का विभाजन देखा जाता है मेरे भाई? तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। किस प्रकार का विभाजन देखा जाता है? अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है। तो जनन कोशिकाओं के बारे में पूछे, पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूं कि इसमें भैया मियोसिस सेल डिवीजन देखा जाता है। और बैक्टीरियाओं में, इसमें भैया ये जो असूत्री विभाजन है ये बैक्टीरियाओं वगैरह में होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, इन सब में होता है ये असूत्री विभाजन। इसको छोड़ दीजिए, मुख्य रूप से ये दो चीजें ही आपको याद रखनी है। इतनी बात क्लियर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऊपर की इन दो कोशिकाओं से पूछे जाते हैं, इन ऊपर के इन दो प्रकार के सेल डिवीजन से पूछे जाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा? शरीर पर आपको चोट लगी है, चोट लगने के बाद मरम्मत हुई है आपकी, तो किस प्रकार का विभाजन है? तो समसूत्री विभाजन से वो सही होगा। पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या कहा था? कायिक कोशिकाओं में जो सोमेटिक सेल है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है? तो समसूत्री विभाजन होता है। दो चीज ये है, जनन कोशिकाओं में, यानी कि वह कोशिकाएं जो जनन में सहायक होती है, शुक्राणु और अंडाणुओं के निर्माण में कौन सा सेल डिवीजन सहायक होता है? तो भैया अर्धसूत्री विभाजन ये होता है भैया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के और क्वेश्चन जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। चलिए भैया आगे। ओके, देखिए भैया 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपकी स्क्रीन के सामने चौथा क्वेश्चन, पांचवा और छठा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। पांचवा क्वेश्चन है किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और पांचवा छठा के नंबर का क्वेश्चन है कि जब गुणसूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं। बताइए भैया इनका राइट आंसर क्या होगा? 4, 5, 6 बता दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा और 6 का क्या होगा? देखिए मैंने आपसे कहा था कि सूत्री का मतलब क्या होता है? सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र। मैंने आपको सेल डिवीजन के बारे में शुरुआत में समझाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था सम का मतलब होता है समान। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है।
तो किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? तो भैया माइटोसिस में। इतनी बात क्लियर है। यहां पर देखिए, सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? किस प्रकार के विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है? मियोसिस। आ रहा है समझ में? एमाइटोसिस, इसके बारे में मैंने आपको समझाया था पहले कि इसमें गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता और कोशिका का विभाजन हो जाता है, वो है भैया असूत्रीय विभाजन। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एमाइटोसिस। ये सेम ये का यही क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शायद ये भी रेलवे या फिर एसएससी दोनों में से एक एग्जाम में पूछा गया है, कंफर्म मुझे पता नहीं है। तो 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। किसी को कोई प्रॉब्लम? एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन। चाहे अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देख लेना। 100 में से 70% जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आज की इस क्लास से ही देखने को मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चनों पर चले भैया। ओके, देखिए भैया, ये रहे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जंतु कोशिका यानी कि जो एनिमल सेल होती है उसमें जो कोशिका द्रव्य है यानी कि जो साइटोकाइनेसिस है उसका विभाजन किस विधि द्वारा होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन किस विधि द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस प्रकार के विभाजन में आनुवंशिक विविधता देखी जाती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इन क्वेश्चनों का राइट आंसर? मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका विभाजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन कितने चरणों में पूर्ण होता है? 2 चरणों में। पहला चरण कौन सा था? तो कैरियोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस में क्या हो रहा था? केंद्रक का विभाजन हो रहा था, ठीक है। और दूसरा चरण कौन सा था? साइटोकाइनेसिस। कौन सा था? साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। इतनी बात क्लियर है। कैरियोकाइनेसिस है, इसमें इसकी भी 4 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था होती है? 4 अवस्थाएं। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो पहली है भैया प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी होती है एनाफेज और चौथी होती है टीलोफेज। चौथी टीलोफेज। इतनी बात क्लियर है। अब आपसे कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो किस विधि द्वारा होता है? तो याद रखना खांच विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है भैया? खांच विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? तो खांच विधि द्वारा होता है। तो इसका आंसर मैं यहीं पर ही लिख देता हूं, खांच विधि द्वारा होता है। खांच विधि द्वारा होता है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले जब भी कोशिका विभाजन होता है तो उससे पहले सेल साइकिल में यानी कि कोशिका चक्कर में क्या होता है? उस कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। सेल का जो विभाजन होता है, सेल का जो डिवीजन होता है यानी कि कोशिका का जो विभाजन होता है उसकी तैयारी होती है सेल साइकिल में। तो और इस सेल डिवीजन में कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। अब कोशिका विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें केंद्रक का विभाजन होगा, जिसमें आपको ये सभी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये अलग अलग अवस्थाएं देखी जाती है। इसमें क्या क्या होता है वो सब बाद की बात है, उन सबको छोड़ दीजिए आप। इतनी बात क्लियर है। और कैरियोकाइनेसिस जब केंद्रक का पूर्ण रूप से विभाजन हो जाता है तो उसके बाद में साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब कोशिका द्रव्य के बारे में आप जानते हो, तो वहां पर भैया कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है उसके पश्चात में। तो एनिमल सेल में कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है वो खांच विधि द्वारा होता है। और पादप सेल के बारे में बात करें तो पादप सेल में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो होता है भैया कोशिका मध्य पट्टिका विधि द्वारा। कोशिका मध्य पट्टिका विधि द्वारा। तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये खांच विधि और कोशिका मध्य पट्टिका विधि
इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के विभाजन में आनुवंशिक विविधता देखी जाती है। तो किस प्रकार के विभाजन में देखी जाती है विविधता, वेरिएशन के बारे में बात कर रहा है, तो अर्धसूत्री विभाजन में देखी जाती है भैया। किस में देखी जाती है? अर्धसूत्री विभाजन में देखी जाती है। जो वेरिएशन आते हैं, जो वेरिएशन आता है भैया, वो अर्धसूत्री विभाजन में आता है। किस कौन से विभाजन में आता है? अर्धसूत्री विभाजन में आता है। तो इसका आंसर भैया यहाँ पर आप लिख लेना, अर्धसूत्री तो क्या लिखूं, हिंदी में तो बड़ा हो जाएगा, मियोसिस लिख देता हूं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आता? क्वेश्चन नंबर 9 तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं भैया। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया। देखिए भैया, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किस विभाजन में एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि माइटोसिस की सबसे लंबी व सबसे छोटी अवस्था कौन सी है। और क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मियोसिस की सबसे लंबी व जटिल अवस्था कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि माइटोसिस की खोज किसने की। और क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मियोसिस की खोज किसने की। बताइए भैया। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं कि किस विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो याद रखना, जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2 कोशिकाओं का। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इसमें 2n है तो इसमें भी 2n ही होगा। लेकिन बात करें अर्धसूत्री में, अब भाई पहले का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? किस विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है? तो भैया माइटोसिस में, यानी कि समसूत्री विभाजन में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि किस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो भैया मियोसिस में होता है। किस में होता है? मियोसिस में होता है, अर्धसूत्री विभाजन में होता है। इसमें क्या होता है, कोई कोशिका होती है, इस एक कोशिका से सबसे पहले 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। फिर इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, तो फिर भैया 1 से 2 बन जाती है। कुछ इस तरीके से 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कुछ इस तरीके से इनमें एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार के विभाजन में संभव है? तो भैया मियोसिस में संभव है। इतनी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ में आ गया। अब आपको देखो ये डिटेल में जब समझ में आएगा, अभी तो रटना पड़ेगा आपको, जब आप पूरी प्रोसेस यानी कि पूरा सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ोगे तब जाकर के सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होगी। सेल साइकिल में भी आपको G1, S, G2 फेज वगैरह पढ़ने पड़ते हैं भैया, वो इंटरफेज होता है। उसके बाद में एम फेज आता है जिसमें आप कोशिका का विभाजन होता है, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह, वो सब बाद की बात, उन सबको छोड़ दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि माइटोसिस की सबसे लंबी व सबसे छोटी अवस्था। देखिए माइटोसिस जो होता है ना, माइटोसिस मैंने कहा समसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूर्ण होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक का विभाजन होता है जिसमें 4 अवस्थाएं देखी जाती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कह रहा है कि माइटोसिस यानी कि जो समसूत्री विभाजन है उसकी सबसे लंबी अवस्था होगी वो होगी भैया प्रोफेज। कौन सी होगी? प्रोफेज। क्रमशः है ये, ठीक है। और भैया सबसे छोटी जो अवस्था होती है वो होती है एनाफेज। सबसे छोटी जो अवस्था होती है वो एनाफेज होती है। इतनी बात क्लियर है? अब बात करें मियोसिस की सबसे लंबी व जटिल अवस्था कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी अर्धसूत्री विभाजन होता है तो भैया ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। एक मियोसिस फर्स्ट होता है, एक मियोसिस सेकंड होता है। इसमें क्या होता है, एक मियोसिस फर्स्ट होता है और एक मियोसिस सेकंड होता है। मैंने आपसे कहा था कि कोशिका है, इसमें सबसे पहले एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो निर्माण हुआ है वो मियोसिस फर्स्ट की सहायता से हुआ है। फिर इससे 2 कोशिका बनेगी, फिर इससे भी 2 कोशिका बनेगी। तो दूसरी बार ये जो कोशिकाओं का विभाजन हुआ है ये मियोसिस सेकंड की सहायता से विभाजन होगा इनका। तो मियोसिस फर्स्ट है, इसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या है वो आधी हो जाती है। लेकिन मियोसिस सेकंड को हम समसूत्री विभाजन कहते हैं क्योंकि भैया इसमें गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल सेम रहती है पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं में। यानी कि मात्र सेल है, यानी कि जो ओल्ड सेल है, पेरेंट सेल है, उनसे डॉटर सेल में जो गुणसूत्रों की संख्या वो बिल्कुल सेम होती है। ये सब चीजें आपको बाद में पता लगेगा।
तो मियोसिस फर्स्ट में भी भैया ये प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट देखने को मिलता है। और मियोसिस सेकंड में आपको प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, ये सभी चीजें देखने को मिलती है। तो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये भैया, ये भी आपको पता होना जरूरी है कि मियोफेज की जो सबसे लंबी और जटिल अवस्था होती है वो होती है प्रोफेज फर्स्ट, वो होती है भैया प्रोफेज फर्स्ट। वो कौन सी होती है? वो होती है भैया प्रोफेज फर्स्ट, और ये देखी जाती है भैया मियोसिस फर्स्ट में, क्योंकि इस प्रोफेज फर्स्ट की भी भैया 5 उप अवस्था होती है जिनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, उनको भूल जाइए। अब माइटोसिस की खोज किसने की? तो भैया एक वैज्ञानिक था, फ्लेमिंग। इस फ्लेमिंग ने भैया किसके बारे में बताया? समसूत्री विभाजन के बारे में बताया। और मियोसिस की खोज किसने की? तो हर्टविग एक वैज्ञानिक था भैया जिसने अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया। अगर आप ये 15 क्वेश्चन और जो मैंने आपको सिखाया है कंप्लीट ये सारी चीजें सीख लेते हो, ये सारी चीजें पढ़ लेते हो, तो आपको कोशिका विभाजन वाले चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मैंने लगभग बायोलॉजी के सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं, जा करके देख लेना। पहले बोलने का एक्सपीरियंस नहीं था, अब भी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं हर रेगुलर, हर रोज मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो धीरे धीरे एक साथ आपका एक बैच आने वाला है जिसमें मैं आपको 3 महीने के अंदर अंदर सारी बायोलॉजी क्लियर करवा दूंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार वीडियो देखते रहिए। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, बायोलॉजी की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी। लेकिन आपको चलना हमारे अनुसार ही होगा। ओके भैया, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सभी क्वेश्चन याद कर लेना। मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझाया है सेल डिवीजन के बारे में, समसूत्री विभाजन के बारे में, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, असूत्री विभाजन के बारे में, सेल डिवीजन के जो चरण है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस आता है, फिर साइटोकाइनेसिस आता है। कैरियोकाइनेसिस के मैंने आपको अवस्था भी बताई, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी कर दो, करो भैया, कर दिया, लाइक कर दीजिए, कर दिया, ओके। अब कमेंट और कर दो, कर दिया, ओके। मिलते हैं, बाय बाय।